थाली में साथ बैठकर भोजन करना पूर्वजों की परंपरा है तो फिर गलत कैसे हुई। इस सवाल के जवाब में आयोजित इस फेसबुक लाइव सेशन में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, राम राम, नमस्कार। हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं। जिन मित्र ने भी ऐसे सवाल किए हैं, सवाल होने चाहिए और सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। और मेरी जो आज हिम्मत बढ़ी है वो आपकी वजह से बढ़ी है। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। बाकी ये सवाल उठाने जैसा था ही नहीं, क्योंकि जब 99% से ज़्यादा लोग, बहुत कम हजारों में कभी कोई एक आधा आदमी देखा जाता है जो अकेला बैठ के भोजन करता है। या तो उसकी जाति अलग हो जाती है, या उसकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है, उसकी उम्र का कोई मिलता नहीं उसके साथ, या फिर वो अनजान हो जाता है सभी के बीच में। बाकी तो कोई आदमी यूँ अलग बैठ के भोजन कर नहीं सकते, ये ऐसा है। तो बहुत कम लोग ऐसा मिलते हैं। तो जब इतना बड़ा बहुमत एक तरफ हो और कोई ऐसा सवाल उठाए, मैं भी ऐसा कभी ऐसी बात नहीं करता था कभी, परंतु अभी कोरोना की वजह से बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा सुअवसर है और आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ एक तरफ हो और एक आदमी कोई करे तो वो बात चलती नहीं। जैसे दिवाली का त्यौहार आता है, होली आती है, तो लोगों को एकदम बुखार सा चढ़ जाता है, राम राम सा, इधर उधर नया दिन है, ये है वो है। अब मेरे जैसा आदमी, मेरे लिए, मैं तो कहता हूँ भाई 365 दिन नहीं होते, नित्य नया है, यहाँ पुराना कुछ है ही नहीं। इस अस्तित्व में पुराना कुछ नहीं होता, रोज नया होता जा रहा है, सब में बदलाव होता जा रहा है। वो कल जो दिन था वो कल चला गया, आज कुछ और है। तो सब कुछ नया है, फिर भी उस दिन एकदम से नया 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 करके पूरे देश का वातावरण अलग तरह का हो जाता है। और इस बीच अगर मैं कहूँ कि यह क्या बेवकूफ़ी है तो बात बैठेगी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है। इसी प्रकार इसमें भी साथ में भोजन करने की जहाँ जहाँ परंपरा है, कुछ लोगों ने कहा पूर्व राजस्थान में कम है, परंतु ठेठ सूरतगढ़ उत्तर की तरफ तो सूरतगढ़ तक ये मामला है और बहुत नाराज़ हो रहे हैं एक मित्र। और उन्हीं लोगों के ये सवाल हैं ये, जो कि ये पूर्वजों की परंपरा है तो गलत कैसे हो गई। तो हम इसी पे बात करेंगे। ये है, हाँ, दिक्कत बहुत होगी, ये सही बात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये तो बहुत समस्या। आज फ़ोन भी आए, लोग कहते हैं कि हमने कोशिश भी कई बार की कि आज अकेला बैठ के भोजन करना है, परंतु क्या बैठे, जब भोजन करने से पहले तो लोग हाथ पकड़ के खींचने लगे, चलो खाना खाएं। तो उनको कहें कि मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, तो ये बात बैठ नहीं रही है। या थाली लेके अकेले बैठ जाएं तो 4 आदमी आकर के बीच में बैठने लग जाते हैं, उनको कहूँ उठो यहाँ से, मेरे साथ मत बैठो, ये बात भी नहीं बैठ रही है। बड़ा मामला अटपटा है। अगर मैं अकेला थाली लेके बैठ, जैसे मेरे जैसा आदमी तो क्या हूँ भी थोड़ा बैठूंगा, और व्यवहार भी कुछ अलग तरह का। सब लोग समझते हैं ये आदमी है भी नहीं एक तरह से, जैसा आदमी होना चाहिए वैसा तो है ही नहीं, इसलिए मेरे से तो लोग किनारा कर। फिर भी मुझे भी एक तरफ जाकर के किनारे पे बैठना पड़ता है। मुझे पता है कि कुछ लोग तो ऐसे हो ही जाते होंगे जो आके बैठ सकते हैं, तो मैं एक साइड में अकेला सा, जहाँ कोई नहीं होता है, साइड में खाली जगह होती है, उधर जाके बैठ जाता हूँ। तो इस प्रकार वो मेरा काम चल जाता है। अब काफ़ी समय से लोग जानते भी हैं कि भाई ये तो अकेला खाता है। कब ज़्यादातर लोगों को ये लोग इस बात से परिचित भी हैं, तो बड़ा मुश्किल मामला है, सही बात है। और घर पे मेहमान आ गया, जीजा जी आ गए, नए नए रिश्तेदार जी आ गए, अब क्या करें, उनके साथ नहीं बैठे तो कैसे बैठेगा। तो जैसे मेरे लिए तो यहाँ घर वाले पहले चिंता रखते हैं, पता है कि रिश्तेदार आए हैं तो ये पड़ोस में फ़ोन करके भाई बंदों से बुला लेते हैं किसी को कि उनके आना, वो फला आ गए हैं और आपको उनके साथ भोजन करना बैठना है। परंतु अभी ये कोरोना का मौका बहुत अच्छा सुअवसर है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक मित्र का बड़ा गजब का कमेंट है, भाई मोहन जी बाम्बू चौधरी है, उन्होंने लिखा, मैं तो हमेशा अकेला खाना पसंद करता हूँ। बहुत से लोग तो अपने मुंह से जूठा भी थाली में गिरा देते हैं। कई लोगों के यहाँ से गिर जाता है, मुंह से बात करते हुए गिरता है कईयों के,
कईयों की बात भी ना करे यूं गिर जाता है थाली में। तो जूठा भी थाली, और खाना खाते वक्त बकबक भी बहुत करते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल प्रवीण जी ग्रेवाल ने किया कि ऐसा वाकया हुआ और हम ये कह रहे हैं ऐसा ही वाकया हुआ, किसी के साथ बैठ गए और उसने इधर उधर कर दिया, तो मैंने तो उनको साथ बैठे लोगों से माफ़ी मांग ली, भाई मैं तो अकेला खाऊंगा, और वहाँ से उठ गए। कर भी सकता है कोई आदमी, वो तो हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, बड़ा मुश्किल मामला है। परंतु ऐसी परिस्थितियाँ आप और हमारे साथ भी कई बार हुई होगी, हमने ऐसा देखा है। तो भाई रामनिवास जी सेंगवा के कमेंट, उनका कमेंट था खाना अकेले ही खाना चाहिए, ज़्यादा खाकर ज़्यादा पश्चाताप करना पड़ता है, कम खाकर कम पश्चाताप करना पड़ता है। अतः अकेले खाएं, कम खाएं, ताकि दुख ये नहीं है कि अच्छा भोजन है, काजू कतली है, ज़्यादा खा लो, नहीं, नुकसान कर सकती है। इस प्रकार का उनका कमेंट था। तो भाई प्रभु हुड्डा कोई आए हैं, बिल्कुल युवा हैं, बाड़मेर के हैं, जवान हैं। होना तो चाहिए कि युवाओं से हम अपेक्षा करते हैं कि कुछ आधुनिक हो जाए, कुछ परंपराओं को किनारे करे, परंपराओं से मोह भंग हो इनका, कि ये क्या बेवकूफ़ी, हम नहीं करेंगे ऐसी बेवकूफ़ी। हो सकता है आपने कर ली होगी, आपके पूर्वजों ने कर ली होगी, हमेशा नहीं करेंगे। परंतु ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, बिल्कुल युवा, वे कह रहे हैं ज़्यादा खाना बिना कैपेसिटी संभव नहीं है। ये बातें हम सुनते हैं। ये जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे लोग और जो वैसे ज़्यादा खाने को अपना गर्व महसूस करते हैं कि मैंने इतना खा लिया, पसीने से तरबतर होकर के, और वो है सब, हम तो इतना खा लाते हैं। तो ऐसे लोग जैसी बातें करते हैं वैसी प्रभु हुड्डा कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे तो होंगे ही, तभी ये मोबाइल चला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ज़्यादा खाना बिना कैपेसिटी संभव नहीं है। लो, ये कैपेसिटी होनी चाहिए ज़्यादा खाने की, और ये इनके अंदर हो सकती है प्रभु हुड्डा में, तो क्योंकि ये दिनों तो पढ़ लिख गए, परंतु बेवकूफ़ी का तो कोई पार ही नहीं है। इस प्रकार का वक्तव्य दिया इन्होंने। और हमारे पूर्वज क्या कम बुद्धि के थे, ये और कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज कोई कम बुद्धि के नहीं थे। तो मैंने भी उन पे कमेंट किया, मैंने कहा कि आदमी निरंतर विकसित होता है, इसलिए निश्चित रूप से हमारे पूर्वज कम बुद्धि के थे, बुद्धि का विकास हुआ है। आदमी कोई आदि मानव जैसा आदमी नहीं है अब, उससे बहुत ज़्यादा। आज मैं कहता हूँ कि मैं जब बच्चा था उसके बजाय आज का बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और वो फटाफट मोबाइल चलाने से लेकर के हर बात को इतनी तेज़ी से पकड़ता है, उसकी बुद्धि शार्प है हमारी बजाय। हमारे तो क्या बहुत छोटी छोटी किताबें थी, यूँ ओल्ड रे थोड़ा बहुत लिख लेते थे, परीक्षा में छोटे छोटे सवाल आते थे, हम कर लेते थे, पास हो जाते थे, वो तो मामूली मामला था। आज के बच्चे को अगर वैसे सवाल दिए जाए तो आज इतने टिपिकल पेपर हैं, इतना भारी कोर्स कर दिया, फिर भी 100 में से 100 अंक ला रहे हैं बच्चे। इसका मतलब टैलेंट शिप बढ़ रही है, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। तो पूर्वज निश्चित रूप से हमसे कम बुद्धि के थे, इसे मानना पड़ेगा हमें। प्रभु हुड्डा कहते हैं स्वीकार कर लिया इस बात को, उनका बुद्धि तो बढ़ी है पर हमारे संस्कार कम हो गए। अब फिर की बुद्धि बढ़ी है तो फिर संस्कार कैसे कम हो गए? देखो इनका बेतु का वक्तव्य, बुद्धि तो कह रहे हैं बढ़ी है पहले के बजाय, ये तो इन्होंने भी मान लिया, परंतु हमारे संस्कार कम हो गए। अब जब बुद्धि बढ़ती है तो निश्चित रूप से संस्कार भी ठीक होते हैं। हाँ, पुरानी बेवकूफ़ियाँ छोड़ी जाती है। पुरानी बेवकूफ़ियाँ छोड़ने का मतलब क्या है? तो हम संस्कृत हो रहे हैं, सुसंस्कृत हो रहे हैं। जितने ज़्यादा नया नवाचार होगा, जितनी ज़्यादा नई बातें होगी, उतने ही ज़्यादा हम सुसंस्कृत होंगे। और जितने ज़्यादा पुरानी चीज़ों को पकड़े रहेंगे, इसका मतलब हमारे संस्कार विकसित नहीं हो रहे हैं, हम पुराने विकार लिए बैठे हैं। और विकृति को अगर संस्कृति कहते हैं तो ये बेवकूफ़ी हद दर्जे की है। जो पुरानी जो गलत चीज़ है उसका नाम होता है विकृति, वो संस्कृति नहीं है। संस्कृति उसे कहते हैं जो विकृति में कुछ अच्छा कर दिया जाए, उसे सुसंस्कृत कर दिया जाए, तब उसे कहते हैं संस्कृति। इसलिए जो भी पुराना कचरा है जो थोपा जा रहा है, पुराने वजह से पड़ा है, उसको संस्कृति कहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, वो विकृति है। तो अब एक आ रहे हैं भाई मांगीलाल जी खीचड़ चौधरी बाबा, इनका कोई कमेंट है।
इन्होंने कहा पुराने ज़माने में हमारे यहाँ मूर्खों की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने बहुत तेज बोल गए भाई, ये तो मेरे से बहुत आगे हैं, कई गुना आगे हैं। मतलब जैसी बातें मैं उठा रहा हूँ उनसे ज़्यादा इन्होंने कह दिया। हालांकि मैं तो बहुत डरता हूँ, ऐसी बातें नहीं कर पाता हूँ। ये कह रहे पुराने ज़माने में हमारे यहाँ मूर्खों की कोई कमी नहीं थी, जो तरह तरह की परंपराएं छोड़ गए, परंपराओं को पकड़ा ही रखा। ये नहीं भाई ये परंपरा छोड़ दो, उनको पकड़े रखा तो वो परंपराएं अब हमारे समस्या हो रही है। उनको किन किन परंपराओं पर, मतलब इनको मांगेलाल जी खीचड़ जो है, चौधरी बाबा लिखा है इन्होंने, ये मानते हैं कि पुरानी बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो कुरीति है, कुप्रथाएं हैं, बुरे रिवाज है। और हमारे ये समस्या हो गई अब पता नहीं कितनी है, और इनको कैसे छोड़ा जाए ये बड़ा मुश्किल मामला है। मूर्खों की कोई कमी नहीं, वास्तव निस्संदेह मूर्ख ज़्यादा होते थे पहले, आजकल कुछ विकास हुआ है, मूर्खताएं इतनी कर नहीं पाते हैं लोग। तो यदि कोई पुरानी परंपरा, और जो कई बूढ़े आदमी है वो कहते हैं कि नहीं नहीं पहले तो बेवकूफ़ थे जी, मूर्खता ज़्यादा थी। वो जो वास्तव में सही बात कहने की हिम्मत रखते हैं, बाकी जो सही बात नहीं कहते वो कहते पुराने तो बहुत अच्छे थे, आज के बच्चे तो बंदर हो गए, रिये हो गए, पहले बहुत अच्छा था। ये बेवकूफ़ियाँ वो लोग करते हैं जिनको सत्य स्वीकार नहीं होते। और जिनको कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, वो बड़े सत्य को सटीक ढंग से रखते हैं। वो कहते हैं नहीं यार पहले तो बहुत बेवकूफ़ियाँ थी जी, आजकल तो समझ पैदा हो गई। मतलब आजकल के बच्चों को वो ठीक बताते हैं कई मामलों में, और पहले तो मूर्खताओं का कोई पार नहीं था। ये 90 साल के आदमी के साथ मैं चर्चा करता हूँ, ऐसे लोग हैं, और वो आज कहते हैं ये बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी जोर देकर कहते हैं कि ये है, वो पुरातनपंथी नहीं है चाहे उम्र कितनी हो। और ऐसे युवा आ रहे हैं भाई प्रभु हुड्डा, ये पुरातनपंथी है, उम्र से नहीं है, बिल्कुल जवान है, युवा छोक रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, शायद पढ़ लिया होगा काफ़ी इन्होंने, परंतु आदमी बुजुर्गों से भी किए बीते हैं। यदि कोई पुरानी परंपरा रह गई तो भाई देखो मांगीलाल जी खीचड़ चौधरी बाबा हमारे लिए चैलेंज कर रहे हैं, यदि अब भी पुरानी परंपरा रह गई तो हम उनसे भी बड़े मूर्ख हैं, यानी महामूर्ख साबित होंगे। बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया हमारे लिए उन्होंने। मैं तो इनके वक्तव्य का बहुत आदर करता हूँ, बहुत हिम्मत का वक्तव्य है कि अगर हम इतने पढ़ लिख गए, ग्लोबलाइजेशन हो गया, आज वैश्वीकरण के युग में जी रहे, दुनिया भर की परंपराएं हमारे सामने हैं, दुनिया भर के सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक ढंग वो हमारे सामने है, इतिहास हमारे सामने है। और अब भी अगर हम पुरानी मूर्खताओं को लेके बैठ गए तो हम महामूर्ख साबित होंगे। इसमें प्रभु हुड्डा आ रहे हैं, यहाँ पर प्रभु हुड्डा कह रहे हैं आपके पूर्वज मूर्ख थे इसलिए आपको पैदा किया। देखो ये कह रहे हैं आपके पूर्वज मूर्ख थे इसीलिए आपको पैदा किया है। तो मैं भी रह नहीं सका, मैंने भी इन पर वक्तव्य दिया। मैंने कहा भाई पैदा करना प्रकृति का नियम है, और जड़ से जड़ जानवर, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी अपनी संतति लगातार बढ़ाते आए आदिकाल से। ये कोई नया नहीं है, ये नहीं, ये इसमें कोई बौद्धिक क्षमता की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें कोई बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु हुड्डा कह रहे हैं हमारे पूर्वजों ने जितनी कठिनाइयाँ झेली उसका कुछ भाग भी हम नहीं उठा सकते। अरे भाई कठिनाइयाँ झेली बहुत अच्छी बात है, कठिनाइयाँ भी झेली, बहुत सारे आविष्कार भी हमारे लिए कर लिए। जैसे अग्नि का आविष्कार बहुत आदि मानव ने कर दिया, आज अगर हमको करना पड़ता तो हम बहुत पिछड़ जाते। तो उस समय पहिए का आविष्कार किया, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज, बड़े बड़े आविष्कार किए आदि मानव ने भी। और हाँ उस समय आविष्कार करने में समय लंबा लगता था, आज जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तेज गति से बदलाव आ रहे हैं, परंतु उन्होंने भी आविष्कार किया था। और पूर्वजों ने कठिनाइयाँ झेली तो कठिनाइयाँ उनकी ठीक हुई। जैसे एक चीज़ को घसीट कर ले जाते थे, और जब लुढ़कते हुए लकड़े को देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा भी पहिए का आविष्कार करो, और इस वस्तु को अपना आराम से पहिए के ऊपर ले जाएंगे तो आराम से चलेगी। और घसीटती हुई वस्तु तो बहुत ज़्यादा घर्षण बल लगता है उसके विपरीत, और घर्षण बल की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो पहिए का आविष्कार आदमी का बहुत बड़ा आविष्कार है, जैसे एटम का आविष्कार है ऐसा ही आविष्कार है वो भी। तो वो उस जमाने में कर लिया उन्होंने, उनकी बुद्धि में कौंध पैदा हुई
किसी लकड़े को लुढ़कते हुए देखा और उन्होंने कहा पहिया बना लो और ये आराम से हो जाए, क्योंकि लकड़े को खींचोगे तो जोर पड़ेगा और बड़ा लट है और लुढ़कने में आराम से हो रहा है। तो ये चीज़ें उन्होंने भी खोजी, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु उन्होंने कठिनाइयाँ झेली है कि कारण थे कि उनके पास आविष्कार कम थे, और हम कठिनाइयाँ कम झेल रहे हैं, आविष्कार ज़्यादा होगी, क्यों झेलेंगे कठिनाइयाँ? और ज़्यादा सुविधापूर्ण होना चाहिए जीवन, और ज़्यादा औद्योगिक विकास होना चाहिए, विकसित होने चाहिए सब कुछ। हालांकि तो ये पता नहीं कठिनाइयाँ झेली है, उसका कुछ भाग भी हम क्यों उठाएंगे भला कठिनाइयाँ, जब हमें हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतने सोल्व कर दिए मामले, इतने आविष्कार कर दिए, इतना कुछ विकास हो गया, तो कठिनाइयाँ क्यों झेलेंगे? ये बेवकूफ़ी हम क्यों करेंगे? क्या हम आज भी वैसी तकलीफें झेलें? पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, इनकी समझ कहाँ चली गई है भाई की। अब एक भाई है राम कुमार जी जाट, कहने को सूरतगढ़ गए। सूरतगढ़ थोड़ा हमारे से ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जा सकता है, और 1992 इनकी जन्म तिथि इनकी प्रोफाइल में दिखाई दे रही है, इसका मतलब बिल्कुल युवा है। और हम तो अब यह क्या, इन्होंने कमेंट किया था कल, आपने अभी देखा था और वो लाइव में भी है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी, मेरी बात। हालांकि इनका कहना ठीक है, क्योंकि जब छोड़ नहीं पाते हैं साथ में बैठ के खाना, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। मेरे भी मुश्किल हुआ था शुरू में, जब छोड़ा तो काफ़ी मुश्किल भरा कठिन डगर है, परंतु कोरोना इसमें बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है, और कोरोना का बहुत अच्छा बहाना है। दूसरी और बीमारियों की भी हम चर्चा कर सकते हैं, और अकेले बैठने सभी को कहा जाए, अभी कोरोना के मौके पे सभी को कहा जाए नहीं भाई साथ में कोई नहीं बैठे। कि आज मेरे रिश्तेदार यहाँ आ गए थे किसी कारणवश, तो वो बहुत ज़्यादा यूँ, तो मैंने कहा भाई मेरा बच्चा था यहाँ पर, वो साथ में भी बैठ, मैंने कहा खाना बन जाएगा, आप थोड़ा रुके तो, और अब तो वैसे भी अलग अलग खाना पड़ेगा सबको, नियम बन गया है कोरोना की वजह से, इसलिए आपको भी वो अलग खाना तो पड़ेगा ही। हालांकि अलग खाना, रिश्तेदार, नया रिश्तेदार बहुत शर्मिंदगी, इसका मतलब वो कह रहा है मैं खा रहा हूँ। अलग खाने का मतलब है मैं इनके घर में बैठा बैठा खाना खा रहा हूँ, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप बैठे हैं, आपके साथ में बैठा हूँ, तो मैं खाना नहीं खाया पर आपके साथ बैठा हूँ, आप खा रहे हैं मैं साथ बैठ गया, यूं लगता है उसको। और अकेला खाने का मतलब ये गड़बड़ लग रहा है, ये कैसे, मैं कैसे खाऊंगा आपके घर में अकेला बैठ के, ये बड़ा यूं। अब कोरोना हो गया तो भी मुश्किल सा मामला है। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि अब तो देखो ये रिवाज तो आप वाले चलेंगे, अब आपका मौका आ गया, आपका दांव आ गया, अब तो अब हमारा मौका नहीं रहा है, कोरोना ने मामला गड़बड़ कर दिया सारा, अब आपका अवसर आ गया, आप अब सारी बातें कहोगे, क्योंकि जैसी जैसी आप बातें कर रहे हो कोरोना उसी के पक्ष में है पूरा का पूरा। तो उन्होंने भी मतलब ऐसे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया इस बात को। तो इनकी बात पर लगता है आपको तो बीरा राजस्थानी बाद में आए, हमारे लाइव में वो नहीं थे, उन्होंने कहा लगता है, इन्होंने कहा ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी, मेरे ऊपर कमेंट किया, इन्होंने कहा लगता है आपकी तो बुद्धि है ही नहीं, राम कुमार जी को कहा। तो राम कुमार जी ने कहा मतलब हमारे पूर्वज तो मूर्ख थे, जानवर थे, मतलब ये नाराज हो गए, हमारे पूर्वज तो क्या मूर्ख थे। अब निश्चित रूप से बुद्धि लब्धि तो उनकी कम थी, और मूर्खताएं भी उनमें खूब थी, मूर्खताओं तो कोई पार नहीं, ज़्यादा खाकर मर जाते थे कई बार लोग, किसी में। मैंने आज बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, जब मैं छोटा था तो कुछ बच्चे को लोग, एक बच्चे को कई बच्चे ऐसा करते थे, उसको कहते भूती आ गई इसमें, हमारे यहाँ एक थे, और वो बच्चा धूल उछालने लगता है, कूदने लगता है, चिल्लाने लगता है, यूं ही आओ जैसे एक्टिंग करने लगता, और ये एक तरह से खेल हो जाता। आजकल ऐसा नहीं करते हैं बच्चे, क्योंकि समझ का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करवा सकते बच्चे। क्या बड़े बूढ़े भी कई तरह की बेवकूफ़ियाँ करते थे पहले, आजकल नहीं करते। समझ का विकास हो रहा है, इतने एक आदमी के जीवन में अगर इतना विकास हो रहा है, मूर्खताएं कम हो रही है, तो बताओ पूर्वज तो पता नहीं कितने मूर्ख थे। तो ये भाई कह रहे हैं कि क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे, जानवर थे, निश्चित रूप से जानवर थे। डार्विन कहते हैं कि आदमी जानवर से बना है, और हमारा सारा विकास का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले पानी में जीवन पैदा हुआ, काई जैसी वनस्पति जैसी पानी की वनस्पतियां पैदा हुई, फिर ऐसे जीव भी पानी में पैदा हो गए जो वनस्पति नहीं थे, पादप नहीं थे, जिन्हें जंतु कहा जा सकता है।
वे जीव पैदा हो गए, और उसके बाद ऐसे जीव पैदा हुए जो पानी में भी रह सके और बाहर भी, जिसका अभी भी जैसे मेंढक वगैरह, कछुए वगैरह ऐसे जीव है। तो इस प्रकार ये जीवन का कर्मिक विकास जो बताता है वो कहता है कि आदमी भी पहले, आदमी के पूर्वज जानवर थे। जैसे हमारे भाई हनुमान जी या पता नहीं बंदर हमारे पूर्वज हैं, तो हनुमान हमारा कोई पूर्वज ही होगा एक आध। तो इस प्रकार ये हमारे पूर्वज है जानवर। बंदर को, वन मानुष को हमारा निश्चित रूप से आदमी का पूर्वज आखिरी कड़ी माना है विज्ञान ने। आज तक डार्विन के बाद भी आज कोई ये चैलेंज नहीं कर पा रहा है कि विज्ञान की दृष्टि से वन मानुष और बंदर के बाद मानव उसका विकसित रूप है। आदि मानव जो था उसका विकसित रूप था। तो भाई रामकुमार जी जाट, ये तो निश्चित है कि हमारे पूर्वज जानवर थे, और हम भी अगर जानवर रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। हमें कुछ सुपर मानव की तरफ बढ़ना है, एक बहुत विकसित मनुष्य की तरफ बढ़ना है। अब अबीरा राजस्थानी ने इनको एक जवाब दिया कि भाई पहले ये करते थे, तो उसमें तो इन्होंने कहा ये मेरा उत्तर सही नहीं है। तो बीरा राजस्थानी ने बहुत शानदार कमेंट किया। उन्होंने कहा तो क्या हम पूर्वजों का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए? तो क्या हमें पूर्वजों का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए? क्या पूर्वजों के समय में के नियमों में बदलाव करके नए नियम नहीं बनाने चाहिए? क्या हमें अब भी पेड़ों पर या कंदराओं में रहना चाहिए? बहुत अच्छा इनका जवाब है। अब क्या जवाब दें? क्या हमें आज ये जो विकसित मकान, हमारे अच्छे मकान बन गए हैं, क्या अब हमें कंदराओं में रहना चाहिए? अब जैसे मुझे याद है मैं छोटा था तो खेतों में ही हम पड़े रहते थे, क्यों रात को शाम को बेल छकड़ा यहाँ लेके आए, सुबह वापस बेलों को जाए, बेलों को कितनी परेशानी हो। तो हम एक साथ बहुत सारा चारा खेत में ले जाते थे ताकि कई दिन तक हम रात को वहाँ पड़े रहते, कहीं भी पड़े रहते थे, नींद लेते थे। कोई जानवर आओ जाओ, कुछ बिछोना नहीं था, कुछ नहीं था, रेत में पड़े रहते थे। आज मुझे लगता है कि इतना बदलाव आ गया रहन सहन में कि मैं आज अगर खेत में पड़ा रहूं तो शायद नींद ले पाऊंगा या नहीं, मुझे भी इसका पता नहीं। हालांकि पड़ा रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो व्हीकल हो गए हमारे पास, मोटरसाइकिल है, कई तरह के साधन है, फ़ोन है, हम सूचना कर सकते हैं घर पे कि भाई मुझे लेने आया जाए, मैं यहाँ पर हूँ, तो आराम से कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। पर उस जमाने में ऐसा करते थे हम। तो क्या अब कंदराओं में रहें, वैसा करें? नहीं, जो सुविधाएं मिल रही उनका उपभोग करना। सुविधाएं वैज्ञानिकों ने हमारे लिए सुविधाएं पैदा की है, बेचारों ने, उन्होंने मेहनत की है। हम सिर्फ उपभोग ही नहीं करें तो हम उनके लिए कृतज्ञ नहीं है। फिर उन्होंने हमारे लिए इतना किया है तो हमें उनको उपयोग में लेना चाहिए। ये नहीं कि हम जाकर के कहीं गुफाओं में जाकर के पड़े रह जाएंगे। गुफाओं में जो जानवर रहता था, आदमी रहता था, वो तो आगे पत्थर देता था गुफा के दरवाजे पर, फिर अंदर पड़ा रहता था और वहीं रात भर वो पत्थर, बड़ा पत्थर होता था टना टना, वहीं पेशाब करता था। वो सारा ही उसका ऐसा ही जीवन था, कोई नहाना नहीं, धोना नहीं। क्या वो वैसा जीवन जिएंगे हम? नहीं, हमें अब आज के हिसाब से स्वच्छता के संस्कार के साथ जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है। तो बीरा राजस्थानी उम्र में ज़्यादा है इनसे काफ़ी, फिर भी उन्होंने बहुत शानदार कमेंट किया। तो राम कुमार कहते हैं तब तो आपको घी दूध गेहूं की रोटी भी छोड़नी चाहिए। लो, ये इनका कमेंट बड़े गजब के लोग हैं। आपको अगर आप नए मकान में रहते हो, कार मेंटेन करते हो, एसी लगा लेते हो, या बहुत अच्छे सुविधाओं वाले जीवन में जीते हो, तब आपको गेहूं की रोटी नहीं खानी चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों आप तो कल कह दोगे ऑक्सीजन भी नहीं लेना चाहिए। फिर आपको भाई भोजन करने की, हाँ, गेहूं हम अच्छा पैदा करें, गेहूं को साफ सुथरा करें, उसको अच्छी तरह से काम लें। एक तो पहले वाले तरीके से काम लेते, एक उसको अच्छा पकाएं और उसके व्यंजन बनाएं, या कैसे बनाएं उसको ठीक ढंग से किया जा सकता है, ज़्यादा सुधार उसमें किया जा सकता है। तो मैंने इनको राम कुमार जी को कहा, भाई राम कुमार जी, बात स्वच्छता की है, और जो ठीक नहीं लगता है वो आदमी नहीं करेगा, और जिसको कोई चीज़ गलत लग, जैसे मुझे लगता है कि अंतिम संस्कार में जाते हैं, हमारे इलाके में, आपके वहाँ नहीं होगी, भाई राम कुमार जी कह रहे हैं हमारे वहाँ भी नहीं है, तो उसके बाद में
2-3 दिन बाद में तीसरे दिन होता है कोई, तो उसमें कपड़े साबुन से साफ करने के बाद दरवाज़ा खुल गया, पता नहीं खुला ही छोड़ दिया होगा शुरू में मैंने। हाँ, तो कपड़े साबुन से अच्छी तरह से साफ करने के बाद वहाँ जाकर के गोमूत्र छिड़कते हैं उन कपड़ों पर। तो ये तो उल्टा गंदे कर दिए अपन कपड़े, साबुन से अच्छे साफ हो गए, फिर गोमूत्र छिड़कना। पर कोई भी ऐसा बच नहीं सकता, प्रत्येक मैं तो नहीं जाता, तो मेरे घर वाले कई बार तो उनको पता है कि वो तो जाएगा नहीं, तो उन पे छिड़क के लाते हैं, फिर वापस साबुन से धोना पड़ता है मुझे। तो उनको मैं गोमूत्र छिड़क के पहनूं कपड़ों को? मुझे लगता है कि ये तो अस्वच्छ है। स्वच्छ भारत अभियान जब चल रहा है और ये बेवकूफ़ उसका ज़्यादा समर्थन करते हैं, ये जो भी मूर्ख है ना, ये मोदी जी के भक्त हैं। और मैं मोदी जी का के स्वच्छ भारत अभियान का कायल हूँ सबसे ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी उनकी थीम है और बहुत अच्छा अभियान है। भारत जैसे देश में जहाँ स्वच्छता के संस्कार बहुत कम है और वहाँ स्वच्छ भारत अभियान को चलाना और शुरू करना बहुत अच्छा उनका काम है। और ये झूठे मोदी भक्त बने बैठे हैं। तो मैंने कहा भाई, मैं जैसे पुष्कर जाता हूँ तो मैं कभी पुष्कर नहीं नहाता, क्यों? बहुत गंदा पानी है। एक ऐसा पोखर है जिसमें पता नहीं सदियों पुराना पानी हो गया अब, तो क्यों उसको ख़त्म भी नहीं करने देते, दूसरा पानी डाल देते हैं। और लाखों लोग, शायद हो सकता है करोड़ों तक पहुंच जाते हो, उसमें नहाने आते हैं। और वहाँ तरह तरह के अनाज डालते हैं मछलियों के लिए, तरह तरह का कचरा पड़ा रहता है, इतनी गंदगी, वो पूजा सामग्री पता नहीं क्या क्या उसमें डाल देते हैं, और राख और हड्डियाँ भी डाल देते हैं लोग वहाँ जा कर के। तो इतनी गंदगी में कोई कैसे नहाए बताओ? तो मैं तो नहीं नहा पाता इसे गंदे पानी में। अब बताइए किसी को कोई बुरा लगे तो अलग अलग। हाँ, गंगा में मैं नहा सकता हूँ आराम से, क्योंकि गंगा ऋषिकेश में तो बहुत शानदार गंगा है, हरिद्वार में भी काफ़ी अच्छी गंगा है। हाँ, हो सकता है आगे इलाहाबाद से आगे जहाँ गंदी ज़्यादा हो जाती है वहाँ ठीक नहीं लगे तो नहीं लगे। तो मैंने इनको कहा भाई, जहाँ स्वच्छता की बात है वहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे तो आप ऑक्सीजन का भी कह दोगे कि ऑक्सीजन मत लो, गेहूं की रोटी का मना कर रहे हो तो कल ऑक्सीजन का भी कह सकते हो। तो राम कुमार जी जाट कह रहे हैं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, गोमूत्र वाला रिवाज नहीं है कपड़ों पर छिड़कना। हो सकता है सूरतगढ़ में नहीं होगा, काफ़ी इलाके में है। और आप ये गोमूत्र बीच में कहाँ से लाए? भाई मैं स्वच्छता की बात कर रहा हूँ, तो गोमूत्र से जो अस्वच्छता फैलाई जा रही है उस पर बात कर रहा हूँ, बीच में लाने की कहाँ बात हुई? मैंने कहा भाई ये भी एक ही थाली में भोजन, एक साथ भोजन करने जैसी अस्वच्छता का ही एक संस्कार है। अस्वच्छता का संस्कार है जो एक थाली में भोजन करना, वैसा ही गोमूत्र छिड़कने वाला संस्कार भी अस्वच्छता का है। अगर छिड़कना भी पड़े तो वहाँ पर धो लेना चाहिए उसको, क्योंकि यहाँ तो हमारे इलाके में, जो हमारे इलाके के काफ़ी लोग देख ही रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ 99.9999% लोग गोमूत्र छिड़कते हैं दोनों कपड़ों के बाद, शुद्ध करते हैं गोमूत्र से। अब बताओ मूत्र से कोई कपड़े शुद्ध होते हैं? अब कोई मुरारजी देसाई जैसा बेवकूफ़ अगर मूत्र पीता है कि हम देखा देख पीने शुरू कर देंगे उसको? तो मैंने कहा भाई ये अस्वच्छता के संस्कार हैं, और जिसे संस्कृति के नाम पर ढोया जा रहा है गोमूत्र वाले को, तो भाई राम कुमार जी जाट करें एक थाली में खाना कोई बेहुदा प्रथा नहीं है। ये तो बहुत नाराज है, बेहुदा प्रथा नहीं। राम कुमार जी, बेहुदा प्रथा तो है, आपको भी लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, परंतु ये छूटती नहीं है, ये बात सही है। इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा लोगों का रहता है, बड़ी संख्या में लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हम छोड़ेंगे कैसे? ये तो कोरोना इस मामले में कोई वरदान है और उसी वजह से शायद छोड़ पाएंगे। बाकी तो मैं कहता हूँ, मैं इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता था। चर्चा की हिम्मत भी इसी वजह से हुई कि बहुत सुनहरा अवसर है, ये एक कुरीति है, इसको मैं कुरीति कह रहा हूँ। हिम्मत, इस परंपरा को कुरीति भी कोरोना की वजह से कहा जा सकता है। बाकी कुरीति कहें तो भी लोग लट लेकर के पीछे दौड़ेंगे। कैसे कह दिया कुरीति आपने? इसमें क्या कुरीति है? नाराज हो जाएंगे। ये तो हमारा मेल जोड़ है, आपस में रिश्तेदार हैं, ऐसे झूठा भी कह सकते हैं एक दूसरे का। इसमें क्या है? क्या गलत कर रहे हैं? ये आपस में मेल मिलाप कैसे होगा अगर ऐसा ही नहीं खाएंगे तो?
तो भाई राम कुमार जी जाट आखिर हार गए। वो बोले मूर्ख इंसान है, मेरे बाबत उनका कमेंट है मूर्ख इंसान। अब मूर्ख तो मैं वैसे ही हूँ, मुझे कोई समझदार कहता है क्या? और समझदार आदमी हो तो इस प्रकार की बातें करेगा क्या? निश्चित तौर से मैं मूर्ख हूं, मुझे तो पागल कहते हैं लोग। लोग तो अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। मेरे एक बार मैं क्या कुछ पागलपन में मुझे थोड़ा आनंद आता है, और पागलों की तरह रहना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। समझदारों की तरह, होशियारों की तरह रहना तो मुझे अच्छा लगता ही नहीं कभी, और मैं रहना भी नहीं चाहता। ये तो बड़ी दिक्कत है। ये तो यूं मजबूरी बस मुझे रहना पड़ता है कि लोगों का क्या है, लोग अब मुझे पागल कहने के बाद वो क्या है कि कुछ अलग तरह से मेरे साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा ठीक रहना पड़ता। बाकी मुझे ये इतना होशियार रहना, चालबाज रहना, चालाक होशियारी भरा रहना, वो तो मुझे बहुत बेतुकापना लगता है। और मैंने बताया ना, मैंने एक बार मेरे दूसरी के बच्चे को मैंने कह दिया, भाई तू जो है 3 को अभ्यास पुस्तिकाएं ले आना और पापा से कहना कि 30 रुपये दे दो, और 30 रुपये में 3 कॉपियां ले आना तू, एक तो 4 लाइन की, एक चौकड़ी की, एक 2 लाइन की। दूसरी का बच्चा था, और मैंने कहा कि उस पापा को कह देना कि वो गेलिया है ना, मूर्ख जो अध्यापक है हमारी स्कूल का, जो पागल है, उसने मंगाई है। तो वो बच्चा कह रहा है कि गेला तो कोनी था, गेला तो कोनी, थोड़ा भोरा हो। मतलब आप मूर्ख तो नहीं है, थोड़े भोले हैं, बोरे हैं आप, भोले हैं। ये कई बार मैं यूँ ही कई बार गणित पढ़ाते पढ़ाते यूँ कर देता था। मैंने कहा भाई देखो मैं तो पागल हूँ, आप जानते हो, मूर्ख हूँ, ज़्यादा जानते। बच्चे कहते, 5वीं के बच्चे भी पकड़ लेते कि नहीं मूर्ख तो फिर आपको ऐसे गणित कैसे आती है? उनको पता है कि गणित के लिए बुद्धि लब्धि की ज़्यादा जरूरत रहती है। जो इस प्रकार से गणित समझा रहा हमें, तो इसमें बुद्धि तो इसमें है आदमी में। 5वीं के बच्चे को भी पकड़ में आ जाता है कि उनकी बुद्धि ठीक है, गलत नहीं है। मूर्ख तो ये इनको रहना है, मूर्ख रहना अच्छा लगता है तो रहते हैं, अपनी मौज है। तो भाई राम कुमार जी, मैं तो निश्चित रूप से मूर्ख हूँ। अभी क्या है कि पिछली साल यूँ ये कॉमरेड कोई एक आंदोलन कर रहे थे नागौर में, मैं वहाँ चला गया। तो वो तो पूंजीपतियों को गालियाँ दे रहे थे, मजदूरों को यूँ कह रहे थे। हालांकि मैं अभी मजदूरों की वकालत कर रहा हूँ कई दिनों से, क्योंकि वो बहुत फंसे हुए हैं, परंतु मैं पूंजीपतियों को कोई बहुत बड़ी गाली कभी नहीं देता। तो मैंने उनको कहा भाई पूंजीपतियों ने काफ़ी काम मजदूरों के हित में भी किए हैं, ये ऐसा कुछ करना। और वो एकदम भड़कने लगे। इतने में एक आदमी हमारे पड़ोस के लगे, वो आया, उनको कहने लगा कि ये तो स्क्रू लूज है, कि इनके क्यों आपके तो गड़बड़ है ना वो यूँ। हाँ, मैंने कहा हाँ। कहना पहले तो ये समझदार थे, क्यों पहले तो मैं अच्छे भाषण देता था, काफ़ी बातें अच्छी कर लेता था, तो पहले तो ये काफ़ी समझदार थे, ठीक आदमी थे। पर आजकल ये थोड़े मंदबुद्धि, स्क्रू लूज हो गए, इनके पागल हैं। तो वहाँ उनको ये करके उनको सेट किया। मतलब यूँ इस प्रकार की बातें मेरे संबंध। तो भाई राम कुमार जी, आप तो दूर के आदमी हो, पता नहीं, यहाँ तो मुझे जानते हैं लोग ज़्यादातर, तो मूर्ख तो मैं हूँ। तो काफ़ी बातें हमने इस बाबत कर ली। अब आपकी तरफ से कुछ बातें आई है, उस पर भी थोड़ी बात हो जाए। और देखो मित्रों, मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, ये चुनौती भरा मामला है, परंतु कोरोना इसके लिए वरदान है। हर सभी लोग इसको जानते नहीं हैं। आपके घर पे आया हुआ मेहमान अकेला नहीं खा पाएगा, तो अभी आप व्यवस्था कोई कर सकोगे तो कर लेना, और बाकी हो सके तो उनको कहना देखो खाना नहीं है, अकेले ही खाना है, आप भोजन करो आराम से। मैं आपके पड़ोस में थाली लेके बैठ जाता हूँ, बिल्कुल नज़दीक। अब थाली ही अलग अलग है और तो कुछ है ही नहीं, मैं सामने बैठा मैं ही खा रहा हूँ और आप ही खा रहे हो, पड़ोस में ही उनके सामने ही बैठ जाओ। तो इस प्रकार उनको कैसे की भी करके, क्योंकि वो पुरानी परंपरा है, इसलिए एकदम से बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कोरोना की वजह से साथ खाना तो वैसे भी अपन समझते हैं, जब टच करना भी ठीक नहीं है तो साथ खाना कैसे ठीक है। तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा मौका है। दूसरा, अब आयोजन तो होंगे नहीं, बाद में भी अगर होंगे तो हम कैसे भी करके अलग कैसे बैठेंगे, बड़ी मुश्किल है। लोग पहले पकड़ के ले जाएंगे, जिनको जो आपको साथ में बिठाना चाहते हैं वो पकड़ के ले जाएंगे। मुझे आज भी कई लोग लो आओ भोजन करते हैं, क्या मैंने कहा हाँ करूँगा, परंतु मैं तो मेरे हिसाब मैं उनके पास जाता ही नहीं। मैं उधर थालियाँ
थालियाँ जहाँ पड़ी है वहाँ जाता हूँ, फिर थालियों को साफ करता हूँ, मेरा तो अलग मेरा रूटीन है, फिर उधर ही कहीं बैठ जाता हूँ। तो मैं तो उनके पकड़ में भी नहीं आता आराम से। तो पर आप तो अगर थाली लेकर के जहाँ अच्छे अच्छे आदमी बैठे हैं, अच्छे आदमी के बीच में बैठोगे तो वहाँ अच्छे आदमी आपके साथ में आके बैठ जाएंगे। मैं तो ऐसी जगह बैठता हूँ जहाँ कुछ अलग तरह के ही बैठते हैं, बच्चों की तरह के, वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। तो बड़ी दिक्कत होगी। अब मैं आपके वक्तव्यों पर बात करूँ। भाई सुभाष जी, हो सकता है सुभाष जी जलवानिया का कमेंट था पर कहीं खो गया, ये पता नहीं कैसे इधर उधर हो जाते हैं कमेंट, बाद में आएगा या तो सामने। बाड़मेर में चलन ज़्यादा है भाई, ये कह रहे हैं JR बदिया। नहीं साहब, ये तो सभी हमारे यहाँ भी ज़्यादा ही है, पूरा ही है, 100% ही मान लो हमारे यहाँ भी। ज़्यादा खाना स्वस्थ व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। भंवर लाल जी कासनिया प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि स्वस्थ, ये अब देखो ये पढ़े लिखे आदमी कह रहे हैं कैपेसिटी चाहिए। अब मूर्ख था तो वो गंवार जो बहुत कम बुद्धि के, मंद बुद्धि के लोग ऐसी बातें करते हैं, जैसी बातें इनको पढ़ा दिया, पर बौद्धिक बुद्धि लब्धि तो कमज़ोर होगी। कुछ सवाल याद कर लिए होंगे, परीक्षा में नंबर दे दिए, ये उत्तीर्ण हो गए और पढ़े लिखे कहलाने लगे। अक्सर ज्ञान होने से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता आदमी, समझ का विकास भी होना चाहिए। और बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिल्कुल अनपढ़ है और वो ये बात कहते हैं नहीं क्या कैपेसिटी है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो भी इतनी समझ रखते हैं और ये पढ़े लिखे होकर के भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। RS राठौर, मध्यकालीन में भारत के राजघराने में षड्यंत्र होते थे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है इनको कि षड्यंत्र बहुत ज़्यादा थे। घंटीला सर से बोल रहे हैं राठौर साहब, और ये शायद राजपूत ही हैं घंटीला सर के। और ये नज़दीकी रिश्तेदारों और पारिवारिक सदस्यों द्वारा विश्वासघात के सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। तत्कालीन परिस्थितियों में सुरक्षितता, ये साथ में भोजन करना सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी था। अब यह अतार्किक और स्वच्छता की दृष्टि से सर्वथा अनुपयोगी है। मतलब राजपूत होकर के राठौड़ साहब ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इन्होंने कहा है कि ये राजपूतों की वजह से रिवाज पैदा हुआ है और ये बड़ा असुरक्षित महसूस करता था। अकेला भोजन खाने से खतरा, जीवन को खतरा हो सकता है, उसमें कुछ मिलावट हो सकती है। और ऐसे कई उदाहरण हैं राजपूतों के इतिहास में, और इसी वजह से ये शामिल बैठने का रिवाज हुआ। तो अब कौन सा भरोसा नहीं है अपने रिश्तेदारों में? क्या हमारा जीजा, हमारा बहनोई, हमारा जमाई आज हम पर भरोसा नहीं करता कि ये भोजन में कुछ मिला देंगे? नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत है ही नहीं आजकल। और यह ऐसा ही है तो आप ऐसा करो, भोजन की थाली उनकी भर के रख दो और उसमें से उनको कह दो कि इसमें से कुछ भोजन साड़े के लिए अलग रख दो। इस थाली में से चम्मच से लेकर के, हाथ से नहीं, चम्मच से लेकर के साड़े वाली थाली में वो जीजा डाल दे। अब साड़ा पहले खाना शुरू कर दे उस थाली में और फिर जीजा शुरू कर दे, ये भी हो सकता है। अगर संदेह भी है किसी को, अगर रिश्तेदार, नया रिश्तेदार है, वो संदेह व्यक्त करता है कि आप हमें मरवा दोगे अकेला खाऊंगा तो उनको कहो रिश्तेदार जी, ये आपकी थाली पर में हमने भोजन डबल रख दिया है, इसमें से आप जो जहाँ से जिधर से चाहो मेरी थाली में डाल दो, मैं खाना शुरू कर देता हूँ, फिर आप भी खाना शुरू कर दो। ये हो गया, समस्या सोल्व हो गई एक तरह से। कोई भी तरीका निकल है, परंतु ऐसा अभी कोई अविश्वास का वातावरण नहीं है। और अस्वच्छता, राठौड़ साहब का वक्तव्य हमें बहुत बड़ा संदेश देता है कि हमें अस्वच्छता के नाते इसे अब छोड़ देनी चाहिए, इस परिपाटी को। मोकाला साहब जी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी मोकाला मेघवाल, जयपुर के गांवों में जाकर देखो, वो लोग साथ खाने का क्या वहाँ नहीं खाते होंगे शायद, जयपुर के इलाके में कुछ लोग। हाँ, प्रभु हुड्डा आ गए साहब। ये सर, पुराने ज़माने की बातें उस समय उपलब्ध संसाधन पर निर्भर करती है, तो क्या हम आज के संसाधनों के हिसाब से चलेंगे या उस पुराने संसाधनों के हिसाब से चलेंगे? प्रभु हुड्डा क्या कह रहे हो आप? आपके वक्तव्य ही तो गड़बड़ कर रहे हैं सारी। आप जैसे पढ़े लिखे आदमी कलंक है हमारे समाज में। भाई भंवरलाल जी कासनिया, परंपरा को त्यागने की बात मत करो, बल्कि परंपरा में आई विकृति को दूर करना है। पूर्वजों को मूर्ख कहना ठीक नहीं है। रामकृष्ण, बुद्ध, कबीर,
अजी वो तो कुछ लोग तो हुए थे, हम नहीं कहते कि वो सभी मूर्ख थे, परंतु मूर्खताएं ज़्यादा थी, ये लोग स्वीकार कर रहे हैं। पुराने बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके पिताजी से भी मैं ऐसी बात करूं, ये भंवरलाल जी प्रिंसिपल साहब ने जो वक्तव्य दिया ना, इनके पिताजी से मेरी चर्चा होती रहती, मैं इनकी डाणी में जाता हूँ कई बार, तो वो कहते हैं कि मैं तो खुद, वो पिताजी खुद कहते हैं कि पहले मैं बहुत मूर्खताएं करता था, ज़्यादा करता था मूर्खताएं, और पहले मूर्खताएं लोग बहुत ज़्यादा करते थे। जो वो तो सीधे सपाट बात करते हैं, तो इनके पिताजी तो मूर्ख कहना ठीक नहीं है, क्यों? वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मूर्खताएं थी। हाँ भाई, सुखराम जी, किशनदास जी, दरिया, कबीर, समझदार लोग तो पहले भी हुए हैं बहुत ज़्यादा, परंतु मूर्ख लोगों की संख्या ज़्यादा थी। सुरेश जी वर्मा, हर आगामी पीढ़ी अपने बुजुर्गों से अधिक समझदार होती है। सुरेश जी वर्मा का वक्तव्य बहुत शानदार है कि हर आने वाली पीढ़ी अपनी पहले वाली पीढ़ी से ज़्यादा समझदार होती है, उत्तरोत्तर समझ का विकास होता है। अगर कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कबीर, कुछ लोग, वो पूरे उस जमाने के पूरे लोगों के प्रतिनिधि नहीं है, वो तो कभी कभी एकाध आदमी होता था। उसका मतलब ये नहीं कि पूरा, तब वो किसको कह रहे थे कि ये इतने महावीर और बुद्ध कह रहे हैं चोर, अहिंसा, झूठ, बेईमानी, जो चीज़ें थी, जो गलत व्यवहार थे उनके संबंध में कह रहे हैं, इसका मतलब लोग गलत थे, सब लोग बुद्ध के जैसे नहीं थे, तभी तो उनको गलत लोगों के लिए ऐसी बातें कहनी पड़ी। सब लोग महावीर की तरह नहीं थे, सब लोग कबीर की तरह होते तो कबीर को इतना चीख चीख कर नहीं कहना पड़ता। तो इसलिए समझदार लोग उस पूरे जमाने के प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकते, वो तो विरले आदमी थे, कोई एकाध आदमी था। हाँ, राम राम जी, प्रणाम जी, नमस्कार जी। आधुनिक परंपरा में किस करना स्वीकार करते हो क्या? आधुनिक परंपरा में किस करना नहीं, किस करना अच्छी बात नहीं है। किस करना, ये एक दूसरे के मुंह में थूक लगाना, ये बहुत, और आज तो इनके मुंह भी बहुत गड़बड़ हो गए, पता नहीं क्या क्या पोत लेते हैं केमिकल मुंह पर। ये तो रोज इनके तो मुंह ही खराब, ओरिजिनल तो मुंह ही नहीं है इनके। अगर धोया हुआ, साबुन से साफ किया हुआ कोई हो तो बात अलग है, बाकी फिर भी गंदगी क्यों भी करी जाए कहीं पर। किस करना तो थूकने के बराबर है, किसी के मुंह पर थूको। मुंह पर थूकना अच्छा लगता है क्या? वैसे ही किस करना गड़बड़ है। वैसे परंपराएं तो कई तरह की है। ऐसे आदिवासी कबीले हैं, जैसे हम मिलते हैं तो राम राम करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। वैसे कुछ ऐसे कबीले हैं जो नाक से नाक रगड़ते हैं, कुछ ऐसे कबीले हैं जो जीभ से जीभ रगड़ते हैं। दोनों आपस में जब मिलते हैं तो वो जीभ निकालता है, वो भी दोनों जीभ को जीभ से मिलाते हैं। तो कई तरह के हैं, वो मूर्खताएं हैं, परंपराएं। अब कहते हैं संस्कृति हमारी, जीभ मिलाएंगे हम तो मिलाएंगे। अब वो बेवकूफ़ियाँ छूट ही नहीं जा रही है। ऐसे कबीले हैं, उनको अब वैश्वीकरण का जब प्रभाव पड़ता है तो धीरे धीरे वो लोग छोड़ेंगे। तो अब किस करना, इनके हिसाब से आधुनिक परंपरा हो, पहले भी थी होगी, अब तो क्या टीवी और इसकी वजह से वो दिखाया गया हमें ज़्यादा। परंपरा तो पुरानी है ये भी, तो ये ठीक नहीं है, किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। हेमू जसनाथी जी साहब, एक थाली में साथ बैठकर भोजन करना मेरे को भी ठीक नहीं लगता। वेरी गुड हेमू जसनाथी जी, बहुत बढ़िया वक्तव्य है इनका। बाकी ये कई परंपराओं को पक्ष में है, परंतु इस मामला में कोरोना की वजह से हमारे वक्तव्य बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना है और बहुत बढ़िया है। भाई बाका राम जी कह रहे हैं मृत्युबोध और बाल विवाह कुरीतियों के समाज में बंद होने के साथ खाने में से कई तरह की बीमारियां होती है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। पहले आदमी तनाव मुक्त था, आज का आदमी तनावग्रस्त है। हाँ, आज का आदमी तनाव तो ज़्यादा होगा, जितना आदमी का संसार बढ़ेगा उतना तनाव, क्योंकि दुनिया की दृष्टि कितने लोग, आज मेरे सामने आप इतने लोग देख रहे हो, तो आदमी, अगर मैं तो खैर अलग ढंग का हूँ थोड़ा, अब जब आदमी भीड़ में है तो भीड़ में तो सब लोगों की जो दृष्टि है उसके हिसाब से उसको रहना पड़ेगा, यूँ पूरा ढीला नहीं रह सकता। हाँ, अपने बाथरूम में ढीला हो सकता है, अपने खेत में चाहे जैसा खड़ा रह सकता है, चाहे जैसा गर्दन को यूं कर सकता है, यूं भी कर सकता है, जो भी है जम्माई ले सकता। परंतु आदमियों में तो आपको अगर जम्माई आ गई, लोग कहते हैं ये क्या है, ये क्यों आ गई। कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं, किसी भी बात पर प्रश्न खड़ा हो सकता है, इसलिए पूरा बना ठंडा रहना पड़ता है। तो आदमी तनाव में रहता है। जितने ज़्यादा आदमियों के घेरे में हम रहेंगे उतने ही ज़्यादा करना, तो आदमियों का घेरा बढ़ता जा रहा है।
आदमियों के संबंध बढ़ते जा रहे हैं। आज कितने दूर दूर के आदमी हम आपस में बात कर रहे हैं, तो इसलिए तनाव बढ़ेगा निश्चित रूप से। जितना ज़्यादा लोगों से आदमी संबंधित होता जाएगा उतने ज़्यादा तनाव बढ़ेगा। और पहले का आदमी उस वजह से कम तनावग्रस्त था कि उसके संबंध सीमित लोगों तक थे। बहुत छोटी उसकी कबीला था, एक गली थी, एक मोहल्ला था, उससे ज़्यादा उसका कोई जान पहचान का बहुत बड़ा दायरा नहीं था। तो दायरे की वजह से, और फिर भी अगर तनाव से पूरी तरह मुक्त वही होगा जो साधक होगा, जो साधना करेगा, जो कबीर की तरह, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह होगा, तभी आदमी पूरी तरह से तनाव मुक्त हो सकेगा। अब भाई विजयपाल जी बिश्नोई सर, इन्होंने आपकी अग्नि परीक्षा में सप्लीमेंट्री व दायजा की दुकान वाली बात नहीं सुनी है, वरना ऐसे कमेंट नहीं करते। हाँ, वो दायजा की दुकानें वाली बात भी करनी है। मैंने सोचा इस बार नहीं करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा अग्नि परीक्षा में। चलो वो बातें इस बार वैसे भी ज़रूरत नहीं है उनकी दुकानों की, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये बाद में करेंगे ऐसी कुछ बातें। सही बात है। ये विजयपाल जी बिश्नोई हो सकता है मेरे कभी टीचर्स कैंप में आमना सामना हुआ है। इसका लाइव सेशन भी दायजा वाले का पिछले साल लिया था, उसको मैंने यूट्यूब पर डाल दिया, शायद एक लाइव सेशन भी लिया तो था थोड़ा बहुत। अब सुरेश जी कह रहे हैं इनको छोड़कर आगे बढ़ो, बात तो सही है, आगे बढ़ना है। कल का होगा कि हमारे जो पूर्वज है ना, ये निसंदेह इतने समझदार नहीं थे, और जो पूर्वजों को अच्छा कहने की जो बड़ी पार्टी है वो बदलनी पड़ेगी हमें। पूर्वज बहुत ईमानदार थे, बहुत भले थे, ये थे वो थे, और आज का आदमी खराब है। और पहले का आदमी इंटेलिजेंट नहीं, पहले का आदमी भला भी बहुत ज़्यादा था, और ये था। ये सारी बातें, इन पर भी पुनर्विचार की ज़रूरत है, और इस पर पुनर्विचार के लिए कल का सेशन होगा हमारा। विषय मैं आज ही अभी बता देता हूँ। भाई मोकल मना के साथ ठीक मान लो। अब बात यह है कि किसी समारोह में कोई टीबी वाला या एड्स वाला ताज़ा छिपा हुआ हो, कोरोना वाला हो, साथ खाएंगे तो क्या परिणाम होगा, और बीमारी मनोदशा कैसी होगी। हाँ ठीक है, आप कमेंट में परेशान हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अपनी बात कहो और मस्त रहो। नहीं, परेशान नहीं हो रहा हूँ, इसमें थोड़ी चर्चा हो जाती है जी। सब लोग आपकी बात से कैसे सहमत हो सकते, नहीं सहमत नहीं करना है, इसीलिए तो ये ऐसी चर्चा उठा रहे हैं, तो अपने बात आगे बढ़ जाती है। ये समस्याएं इनकी अकेलों की नहीं है राम कुमार जी की, ये तो एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बहुत बड़े वर्ग का, कई लोगों की। कुछ लोग कमेंट करते नहीं है भाई, प्रभु हुड्डा और राम कुमार जी ने जो कमेंट किया, ये कई लोगों की समस्याएं, इसलिए इन पर चर्चा हो जानी चाहिए। ये आग्रह ठीक नहीं है, कोरोना बस बात करके भूल जाओ, अन्यथा प्रतिक्रियात्मक जीवन हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, समय मत दो। हाँ, सुरेश जी भी कह रहे हैं समय ज़्यादा दे दिया इनको, ठीक है प्रभु इनको समझाओ ना। सुरेश जी समझाने आगे। धीरे धीरे सड़ी गली संस्कृति परंपराओं का अंत हो रहा है, और प्रकृति हर आने वाले पल में बहुत बेहतर। ठीक है, आपकी बात अच्छी है, मैं स्वीकार करता हूँ। गौमूत्र आयुर्वेद में स्वीकृत औषधीय गुण वाला, हाँ है, औषधीय गुण है, पर स्वच्छता करने में काम आता है, ऐसा ठीक नहीं है। हम पूर्वजों को मूर्ख नहीं कह सकते जसनाथी जी के, लेकिन कुछ कुरीतियाँ हैं जिनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। और साथ में भोजन करने की बात करें तो हमको ये सही नहीं लगता। और अब कोरोना जैसी महामारी चलने पर घर और परिवार और मित्रों को अलग भोजन करने का मैं बोलता भी हूँ। वाह, ठीक है, बढ़िया बात है। गौमूत्र तो आदमी थोड़ा पीना लगे तो हज़ारों बीमारियाँ ख़त्म हो सकती है भाई। मूंद लिया जी जाट है, थोड़ा क्यों काफ़ी पी लो, भले गायें तो करती है काफ़ी। हज़ारों बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी। मैं लोग लेबोरेटरी में चेक किया होगा इन्होंने काफ़ी। मास्टर धूड़ाराम पारेगी, धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं, उसी अनुपात में साइंस आ पाएगा। हाँ प्रभु, कुछ नया कहो, आपसे कुछ ज़्यादा उम्मीद है। अजी देखो, कोई वक्तव्य आ जाए तो उस पर करेंगे, नहीं तो कल का अपन ने सेशन रख दिया। भाई ये क्या है, भंवरा अकेला जगत को किस बात समझाए, समझाया समझे नहीं, बात हवा में जाए। नहीं, हवा में नहीं जा रही है, चर्चा हो रही है, ठीक है। भाई बलदेव जी कह रहे हैं
आपकी बातों से सहमत हैं, सिद्धांत मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ठीक है। आप हमारी आदर्श हो गुरुदेव कृष्ण गोपाल जी, आपको पागल कहने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो चलता रहेगा। हाँ, देवेंद्र जी सहवाग, सामाजिक और पारिवारिक जीवन शैली में बहुत अंतर आ गया है सर। कृषि और पशुपालन आधारित जीवन में कम से कम सामान रखा जाता था ताकि अधिक बोझा न ढोना पड़े। और हाँ, बहुत जीवन में बहुत चेंजेज आया इन्होंने बताया है। पहले काफ़ी बोझा ढोना पड़ता था, तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी, और बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते, वो नहीं कर। पहले तो जैसे मुझे याद है कि जो पशु चराते थे ना, भेड़ बकरियां, उनके पास माचिस नहीं होती थी, चिलम पीते थे, तो वो कंडे रखते थे साथ में, तो हाथ में कंडे लिए साथ में घूमते थे, जलाया हुआ सरकंडा साथ में लिए चलना पड़ता था पूरे दिन उनको। तो ये सब कुछ चीज़ें करनी पड़ती थी, परिस्थितियां थी उस समय की। मैं सोच रहा हूँ कि इनके कमेंट पर तो बात देखो, कोई कमेंट बच गया तो कल और कोई इसी पे नहीं करना पड़ जाएगा कहीं। हाँ, राम कुमार जी का पीछा छोड़ दिया मैंने। हमने आपको प्रशिक्षण में सुना है, विजयपाल जी ने सुना है, तभी ये कह रहे हैं। ठीक है, ये सोनित्रा जी, ये तो फेसबुक है, इसको खोल नहीं पाऊंगा मैं आपका कमेंट। सर जी हम तो 10 साल से अकेले ही खाते हैं। बहुत बढ़िया बात है आपकी, अच्छी बात है साहब। 10 साल से खाते हो तो आप परेशानी कम है। अब तो सभी लोग करना शुरू करेंगे, अब नया शुरू हो रहा है। आज जब हमारे पास साधन सामर्थ्य सुविधा सब कुछ है तो हमें स्वच्छता के मद्देनजर सामूहिक खाना नहीं खाना चाहिए। देवीलाल जी गोदारा, बहुत अच्छा आपका संदेश, सभी लोग लेंगे। हाँ भाई, रामरक जी बिश्नोई रामनिवास जी गोदारा, इन्होंने लिखा है कि आप कहाँ के हो। मैं राजस्थान के नागौर जिले की नागौर तहसील के भाखरोद गांव से हूँ। ये भंवरलाल जी ने बता भी दिया इनको। जिला नागौर है जी। हाँ ठीक है सर, आपकी बातों में दम है डीएस पवार। और धोए हुए कपड़े, हाँ धोए हुए कपड़े को गोमूत्र से में कुछ कीटाणु नाशक अंश है तो ठीक है, धोए हुए पर क्यों छिड़काव हो। अगर छिड़काव भी करना है तो साफ भी होते हैं, तो गंदे कपड़ों पर डालो, फिर धोने की जरूरत नहीं। हाँ तो जो भी है क्या, हाँ जीव मिलन है कौन सी जात, ये आदिवासी कबीलों में है। अफ्रीका के ऐसे कोई कबीले पाए गए हैं जिनमें है कई तरह के रिवाज है जी। आपस में मिलने पर ऐसे रिवाज कई तरह के मिल जाएंगे कबीलों में। हमारे देश में भी बहुत सारे अलग अलग रिवाज मिल जाएंगे। हाँ, पुरानी परंपरा एक पुरानी बिल्डिंग की तरह है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया और नया निर्माण असंभव है। हाँ तो ठीक है, एक थाली में भोजन करना कभी गलत नहीं हो सकता। गुरुजी राजेंद्र जी चौधरी कह रहे हैं, कोई बात नहीं। बेरू राम जी गोटिया, सर एक साथ भोजन करना कुरीति कैसे है समझाना। अब बेरू राम जी ऐसा है कि आपको तो मेरे ये दोनों लाइव सेशन सुनने पड़ेंगे अगर आपको समझना है तो, अन्यथा फालतू दूसरों का समय खराब नहीं किया जा सकता। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है और यहाँ पर भी है। मास्टर धूड़ाराम जी पारे के, आप द्वारा साइंटिफिक और लॉजिकल बातें हमारे लिए वास्तविकता को दर्शाती है जिन्हें हकीकत रूप में अपनाने की जरूरत है। हालांकि आपकी तथ्यात्मक बातें बहुत लोगों को सहन नहीं होगी, मगर समयानुसार उन्हें अभी, हाँ वो सहन क्या, सहन तो हो जाए, पर क्या खुद को कुछ और करना पड़ता है। बात कुछ और हो गई और करना मजबूरी है, उधर करना पड़ेगा, काम वो करना पड़ेगा। बात ये कैसे करे, ये वो बहुत भला आदमी है जो मेरा विरोध कर रहे हैं ना, ये दो तरह की बात कर नहीं पाते, कथनी और करनी में अंतर रख नहीं पाते, इसलिए इनको विरोध खड़ा हो जाता है इनका और ये नाराज हो जाते हैं एकदम से। और या फिर घर में लड़ाई पैदा करो, इसी प्रकार का व्यवहार करो। ये बहुत सारे सीधे फसाते लोगों की ये समस्या हो रही है कि हमारे घर में समस्याएं हो रही है आपकी बातें सुनने की वजह से, या तो वो होगी या ये होगी, मतलब ये ठीक है। 2014 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिला में गोपालपुर में एक जाट परिवार में शादी समारोह में गया था। वहाँ मैंने सभी मेहमानों को अलग, हाँ मध्य प्रदेश में है रिवाज है, सही बात है, जैन जाट, तो वहाँ सभी को कोई दिक्कत, जहाँ रिवाज है वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो बहुत अच्छा आज का ये लाइव सेशन हमारा हो गया, सारी बातें हो गई इस पे। जो भी आपको ठीक लगा है तो इसे शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर देखें। और कल का जो लिया है मैंने कि पुराने लोगों के संबंध में जो बातें आ रही है, जैसे मैं बूढ़ा हूँ, मैं अब नए वालों को अपराध बोध से ग्रसित करूँ कि तुम तो कुछ नहीं जानते हो, हम तो बहुत समझदार थे, हम तो ये थे, और पहले वाले लड़के तो बहुत अच्छे भले थे, आज के लड़के तो बहुत ख़राब हो गए। हाँ, तो ये सारी बातें जो कही जाती है ये पूरी तरह सही नहीं होती है। तो इन पर कल का अपन कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही जो बातें कहते हैं वो ज़्यादा सही हो या पुरानी बातें सही हो, ये बातें इन पर अपन चर्चा करेंगे। भाई बीच में खियाराम जी बेनीवाल, बिल्कुल शिवनारायण जी सच्ची बात करें, अमल करने लायक है। शुभ रात्रि सर जी, बहुत खूब गुरुदेव, आप लोगों को जगाने में लगे हुए हो। हम आशा करते हैं कि आप जीवन पर्यंत ऐसे जागरूक करते रहोगे। राजेंद्र जी सिया को अच्छा लगा, हाँ ठीक है। तो ठीक है, सभी ने गुड नाइट कर ही रहे। थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। अपने इसे पूरा करते हैं।